हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे सभ्यता के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले सभ्यता के बारे में हम जानेंगे, तो जिसमें सबसे पहली सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आगे देखेंगे, ये मेसोपोटामिया यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के किनारे पर बहुत ही उपजाऊ मात्रा में मिट्टी थी। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के किनारे स्थित थी। यहाँ पर सबसे उपजाऊ तथा सबसे जो मात्रा में अधिक मात्रा में उपजाऊ मात्रा में जो मिट्टी थी, यहीं पर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित थी। और देखिएगा, यहीं पर मानव रहना और खेती करना शुरू किया। यहीं पर यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के किनारे मानव रहना और खेती करना शुरू किया, क्योंकि वहां पर की जो मिट्टी थी बहुत ही काफी उपजाऊ मात्रा में थी, इसीलिए वहां पर ये मानव खेती करना और रहना शुरू किया। अब देखेंगे, दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जो देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 सभ्यताओं को मिलकर बनी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 सभ्यता को मिलकर के बनी थी, जिसमें सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता तथा कैट्रिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 सभ्यताओं को मिलकर के बनी थी, जिसमें पहला है असीरिया, सुमेरियन की सभ्यता, उसके बाद से बेबीलोन की सभ्यता और कैट्रिया की सभ्यता। अब आगे देखेंगे, इसी बेबीलोन के बारे में एक बात बता दूं, यहीं पर बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यहीं सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा सिकंदर के बारे में, सिकंदर की जो कहानी पढ़ाऊंगा, तो उसकी क्या मृत्यु बेबीलोन में हुई। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। और एक और देखिएगा, सिकंदर का घोड़ा बेबीलोन में ही मर गया, क्योंकि जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उनके वियोग में उनका घोड़ा भी मर गया, वहीं पर मर गया। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में और सिकंदर के घोड़े का भी मृत्यु बेबीलोन में हुई। और देखिएगा, झूलता हुआ बगीचा, झूलता हुआ बगीचा, झूलता हुआ बगीचा कहां पर है? बेबीलोन में ही है। झूलता हुआ बगीचा कहां है? बेबीलोन में है। अब देखेंगे, ये लोग क्या थे? ग्रामीण थे। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इनका आधार क्या था? कृषि था। इनका आधार कृषि था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का आधार क्या था? कृषि था। अब आगे देखेंगे, आशा करता हूं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट बोलते हैं इसको, इजिप्ट। तो देखेंगे, मिस्र के राजा फिरौन थे। मिस्र के राजा फिरौन थे। मिस्र के राजा कौन थे? फिरौन थे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एक श्राप के रूप में मिली थी, मानिए तो मरने के बाद इनके शरीर पर लेप लगाया जाता था। यहाँ पर मरने के बाद इनके शरीर पर लेप लगाया जाता था, जिससे बॉडी कभी गलता नहीं था। अब देखेंगे, मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान में स्थित थी। मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान में स्थित थी और यहाँ के लोग पिरामिड बनवाते थे। मिस्र की सभ्यता वाले क्या बनवाते थे? पिरामिड बनवाते थे। अब देखेंगे, आपको आगे देखेंगे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी। जो इजिप्ट था कहां पर बसी थी? नील नदी के किनारे बसी थी। और ये कहा जाता है कि नील नदी को ही मिस्र का देन किसे कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है। मिस्र का देन किसे कहा जाता है? सॉरी, नील नदी को मिस्र का देन कहा जाता है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। देखिएगा, नील नदी को की देन मिस्र को कहा जाता है। अब देखेंगे,
यहाँ की गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। अब देखेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले उनके राजा को क्या किया गया, जब डेथ कर गए तो उनके शरीर पर लेप लगाया जाता था जिससे उनकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, वैसे ही रहे। और यहाँ की बॉडी पर लगाया जाता था जो क्या मम्मी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मम्मी, यानी मम्स या मम्मी। अब आगे देखेंगे रोम की सभ्यता। आगे देखेंगे रोम की सभ्यता। यह सभ्यता इटली में थी। यह कहां थी? इटली में थी। रोम की सभ्यता इटली में थी। फिर आगे देखेंगे इसका सबसे ज्यादा विकास भूमध्य सागर पर था। कहां था? इसका सबसे ज्यादा विकास भूमध्य सागर पर था, रोम की सभ्यता में। और रोम के में देखिएगा आप लोग, यहाँ पर एक अगस्टक थे, अगस्टक ऋषि थे। अगस्टक जो ऋषि थे, इन्हीं के नाम पर जो हमारे महीनों का नाम है अगस्त, इन्हीं के नाम पर अगस्त महीना रखा गया। अगस्त ऋषि के नाम पर क्या रखा गया? अगस्त महीना रखा गया। अब देखेंगे इसमें जूलियस सीजर को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता था। शेक्सपियर का दर्जा मिला था। यही जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके जूलियस सीजर की जो हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल के द्वारा कर दी गई। इनकी हत्या जूलियस सीजर की हत्या उनके मंत्रिमंडल के द्वारा कर दी गई। देखिएगा जूलियस सीजर नामक जो नाटक किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब देखेंगे फारस की सभ्यता। ये पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने फारस की सभ्यता के लोग पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी। इनकी भाषा क्या थी? फारसी थी। फारस की सभ्यता की जो भाषा थी फारसी थी, तथा ये पारसी धर्म को मानते थे। बाद में क्या हुआ? बाद में सिकंदर आए तो सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। अब देखते हैं पीली नदी की सभ्यता। आगे बढ़ते हैं आपको पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी वांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। पीली नदी की सभ्यता वांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। ये कहां थी? चीन में थी। यह चीन में 5000 ईसा पूर्व में विकसित थी। यह पीली नदी की सभ्यता चीन में 5000 बीसी में विकसित थी। पीली नदी की सभ्यता चीन में 5000 ईसा पूर्व में विकसित थी। यानी बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व। यह सभ्यता सबसे उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। पीली नदी की सभ्यता उपजाऊ भूमि के लिए सबसे प्रसिद्ध था। अब देखते हैं सपाटा। देखते हैं क्या? सपाटा का देखते हैं सपाटा की सभ्यता। यह अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। देखते हैं यह अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। यहाँ की जो सैनिक होते थे उनकी ट्रेनिंग 5 वर्ष से शुरू हो जाती थी। अगर जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता था वो मात्र 5 वर्ष से ही इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। और यहाँ पे मात्र 300 सैनिक ही सपाटा में भाग ले सकते थे। 300 से एक सैनिक भी अधिक भाग नहीं ले सकते थे, ना ही उससे कम। केवल 300 सैनिक इसमें भाग लेते थे। और
यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था, यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था स्पार्टा। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिक, जो स्पार्टा ग्रीस के पास स्थित था, वही ग्रीस के जर्क सीजर ने, जो ग्रीस का जो अधिकारी था, नेतृत्व कर रहा था जर्क सीजर, उसके 20,000 सैनिक थे और स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक थे। तो देखेंगे स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस की 20,000 सैनिकों को मात दे दी। यानी लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिक थे और मात्र 300 सैनिक इनको क्या कर दिए थे, हरा दिए थे। ठीक है, अब देखेंगे ग्रीस की विशाल सेना के नेतृत्व जर्क सीज कर रहा था। ग्रीस के विशाल सेना का मतलब 20,000 सैनिकों का नेतृत्व जर्क सीज कर रहा था और अंत में देखते हैं जर्क सीज ने धोखे से स्पार्टा को हरा दिया। किससे हरा दिया? धोखे से हरा दिया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको हम मिटाते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे आप लोग आगे कि वह कालखंड, लिखेंगे यहां पर, वह कालखंड, एक मिनट, वह कालखंड, लिखिएगा वह कालखंड जिसमें वेदों की रचना, किया गया, उसे वैदिक काल कहते हैं। लिखेंगे वैदिक काल में, लिखेंगे वह कालखंड जिसमें वेदों की रचना किया गया, उसे वैदिक काल कहते हैं, जिसे वैदिक काल कहते हैं। वेदों की रचना किसी के द्वारा की गई? वेदों की रचना आर्यों के द्वारा किया गया। आपको हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि ये जो आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और कहां पर आए थे? पंजाब में आए थे।
कहां से आए थे? पंजाब या सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे। कहां आए थे? सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे। ठीक है। और ये मूल निवासी ये आर्य भारत के ये आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये जो आर्य थे भारत के मूल निवासी नहीं थे। अब हम आगे देखेंगे ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। आपको मैंने सिंधु सभ्यता में पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, व्यापार करते थे, कृषि तथा व्यापार करते थे। लेकिन जैसे वैदिक काल आती है तो उसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। अब देखेंगे यहां पर कृषि पशुपालन में सबसे महान पशु किसे माना जाता था? गाय को माना जाता था। किसे माना जाता था? गाय को। यानी गाय को पूजनीय माना जाता था। देखिएगा अगर यहां पर वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में अगर जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी वो सबसे अमीर होता था। अगर जिसके पास कम गाय होती थी वो सबसे गरीब होता था। ये वैदिक काल के आधार पर था। और यहां पर देखिएगा अगर गाय अगर कहीं गुम हो गई, अगर किसी राजा के क्षेत्र में अगर किसी घर गाय रहती थी, अगर रात को या कभी भी वो भाग जाती थी, गुम हो गई, खो जाती थी, तो उस ढूंढने का काम कौन करता था? राजा करते थे। ढूंढने का कार्य राजा करते थे। इस प्रक्रिया को गविष्टि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गविष्टि। मतलब गाय को ढूंढने की कार्य क्रिया को गविष्टि कहा जाता था। हम एक यहाँ पे मैप बना के आपको बताएंगे। मैप बनाएंगे जिसमें मैप बनाएंगे। इसमें देखेंगे आपको पहले बताया था ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इसमें देखेंगे आर्य आपको हम बताए थे मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। और किस प्रांत में रहे? पंजाब में रहे। कहां पर आए ये? पहली बार पंजाब में आए। तो उन्होंने देखा यहां पर उसकी क्या कर दी? आज यहां पर आए, वहां पे सभी को आर्यीकरण करने लगे। मतलब ये इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? इनकी भाषा, आर्य की भाषा संस्कृत होती थी। अब देखिएगा ये उत्तर भारत में, उत्तर भारत में देखेंगे उत्तर भारत के आर्यीकरण, उत्तर भारत की जो आर्यीकरण का जिम्मा लिए थे उनका नाम था गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ यहां के जो आर्यीकरण करने के लिए जिम्मा लिए थे गौतम राहुगढ़। और राजा के यहाँ के कौन थे? यहाँ के राजा
विदेह थे, यहाँ के राजा विदेह थे। अब देखिएगा आगे, अब फिर ये दक्षिण का हिस्सा, उत्तर का तो आप लोग देख लिए, अब देखिएगा दक्षिण भारत का। तो देखेंगे दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के जो आर्यीकरण करने का जिम्मा लिए थे, जो आर्य करने की जिम्मा लिए थे, उनका नाम था अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि, इनका क्या नाम था? अगस्त ऋषि। अब यहां पर देखेंगे जो गौतम राहुगढ़ थे, गौतम राहुगढ़ थे, तो यहां से उन्होंने कहा कि मैं आर्यीकरण करते हुए पूरे देश का भ्रमण करते हुए फिर मैं पूरे देश को क्या सोचे कि पूरे भारत देश को क्या करने के, आर्यीकरण करने के लिए उन्होंने एक प्रण लिया था। तो उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण करके मुंह में मतलब आग का ज्वाला प्रज्वलित करके और यहां से चलना शुरू कर दिए थे। और यहां पर एक है बिहार में पटना, क्या है? पटना। और यहीं पर आकर के इनका आग ऐसे आर्यीकरण करते करते आए, पटना में आए, तो उनकी आग बुझ गई, उनकी आग बुझ गई। तो उन्होंने पटना की भूमि को एक श्राप देकर चले गए। उन्होंने कहा कि यह अछूतों की भूमि है। ये कहा अछूतों की भूमि, किसने कहा? गौतम राहुगढ़ ने कहा कि पटना अछूतों की भूमि है। वहां पर एक गंडक नदी है, पटना में एक गंडक नदी है। यहीं पर उनकी जो आग जो प्रज्वलित किए थे वहीं पर बुझ गया था। तो वहीं से श्राप देकर के लौट गए, बोले कि यहाँ की भूमि अछूतों की भूमि है। कौन सी भूमि है? अछूतों की भूमि है। और यहीं से वो राहुगढ़, गौतम राहुगढ़ वापस फिर से पंजाब प्रांत में चले गए। ठीक है। और ये चीज जो पटना स्थल को बोले हैं गौतम राहुगढ़ कि ये अछूतों की भूमि है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपका अथर्ववेद में इसका ज्ञान मिला। मतलब अथर्ववेद में इस पढ़ने को मिला है कि उन्होंने, गौतम राहुगढ़ ने पटना के स्थल को क्या कहा है कि यह अछूतों की भूमि है। अथर्ववेद में इसकी चर्चा है। आगे आप लोग को जब वेद पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि क्या हमें परिणाम मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।